साथियों नमस्कार। आर्चिस पॉलिटिकल साइंस करंट अफेयर्स ओनली पॉलिटिकल साइंस जुलाई 2025 के पार्ट 2 में आपका हार्दिक स्वागत। प्रिय साथियों, करंट अफेयर्स ओनली पॉलिटिकल साइंस का लक्ष्य तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस में वो टॉपिक्स जिनका संबंध केवल राजनीति विज्ञान से है, उन समस्त शीर्षकों पर जिनका संबंध समसामयिक घटनाक्रम से है, उन पर हम चर्चा करेंगे कि जिससे हमारी डे टू डे एक्टिविटी में इन विषयों पर हमारी समझ विकसित हो सके और हम उनका उत्तर देने में कैपेबल हो सके। तो ऐसे विषय जो समसामयिक विश्व में लाइमलाइट में है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए, ऐसा पहला विषय कौन सा हमारे सामने? सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA। हमें पता है कि हाल ही में अमेरिका ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला किया। उसका ये मानना है कि अगर एटम बॉम्ब्स गलत हाथों में चले गए तो इस विश्व का सर्वनाश हो जाएगा। तो ऐसा अमेरिका ने किया। इसी संदर्भ में IAEA भी अपना काम कर रही है। यह एक यूनाइटेड नेशंस की स्पेशल एजेंसी है जो एटम का शांतिपूर्ण उपयोग और नियंत्रण पर काम करती है। इनके जो महानिदेशक है राफेल मारियानो ग्रासी, जिसे राफेल ग्रासी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने हाल ही में एक आशंका व्यक्त की और कहा कि यद्यपि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान हुआ है, लेकिन वो उसका पुनः संवर्धन वापस कर सकता है। ऐसी उसके पास क्षमता है। ऐसी आशंका राफेल ग्रासी ने अभिव्यक्त की। तो ये एक IAEA के सामने और विश्व के सामने एक चैलेंज है कि कैसे वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कंट्रोल करें। अब इसी संदर्भ में ईरान की जो संसद है, उसने कहा कि अब हम IAEA को सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान की संसद का और ईरान के लोगों का ये मानना है कि IAEA जो है अमेरिका की एजेंट है, सैटेलाइट एजेंसी है। ऐसा ईरानियन का मानना है। तो वहाँ की संसद ने भी मना कर दिया और वहाँ की एक संवैधानिक निगरानी निकाय है, उसने भी उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी कि अब हम IAEA के साथ किसी भी तरह का सहयोग नहीं करेंगे। वो ईरान जो है इस IAEA से जो है नाराज हो गया है। अब देखिए, हम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के संदर्भ में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये देखिए, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को महत्व देता है, जिनका संबंध किससे है? एटम से है, परमाणु से है। यानी संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की स्पेशल एजेंसी है, तो उसके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, सतत विकास के लक्ष्य है, उसमें भी IAEA योगदान कर रहा है। इस योगदान के साथ साथ परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग को कम करना या समाप्त करना और इस परमाणु विज्ञान का और प्रौद्योगिकी का सुरक्षित उपयोग, ये IAEA का प्रमुख लक्ष्य है। अब ये एजेंसी कब आती है, इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, 8 दिसंबर 1953 को तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति आइजनहोवर जो है यूनाइटेड नेशंस की महासभा में एक लेक्चर देते हैं और उस लेक्चर का जो टाइटल है वो है शांति के लिए परमाणु। ये टाइटल है। इस टाइटल से इस विषय पर वो अपना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को एड्रेस करते हैं और उस एड्रेस के बाद में 29 जुलाई 1957 को आधिकारिक रूप से इस संस्था का जन्म होता है। यानी इस संस्था के जन्म के पीछे आइजनहावर का एड्रेस और उनका विजन रहा है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को होती है। इसका एक दोहरा मिशन है। एटम को ये बढ़ावा भी देता है और एटम को ये नियंत्रित भी करता है। यानी परमाणु तकनीक का मानवता के लिए हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करना भी आवश्यक है, क्योंकि वो गैर जिम्मेदार लोगों के हाथ में ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसे हथियार न चले जाएं जिससे विश्व का सर्वनाश हो जाए। इसका मुख्यालय वियना में है, ऑस्ट्रिया के वियना में, और इसके कानून के अनुच्छेद 2 में इसके IAEA के उद्देश्य को डिफाइन किया गया है। तो ये समसामयिक विषय का महत्वपूर्ण हमारा
चर्चा का विषय रहा। दूसरा हमारा चर्चा का विषय है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम स्पेशल रिवीजन भी कहते हैं। हिंदी में इसे विशेष गहन पुनरीक्षण कहते हैं। ये एसआईआर जो है ये 20 साल बाद हो रहा है वर्तमान में, और इसका आरंभ जो है बिहार से हो रहा है। हालांकि अभी हाल ही में इन राज्यों में भी, असम, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी, केरल में भी चुनाव है, लेकिन क्योंकि नवंबर में सबसे पहले चुनाव बिहार का है, तो हमारे इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर को अप्लाई किया है। उसकी शुरुआत बिहार से हो रही है। और ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये आदेश जो है इस मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के तहत देता है। ये रिवीजन करता है। रिवीजन किसका करता है? मतदाता सूची का। मतदाता सूची का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। सामान्यतः मतदाता सूची का रिवीजन विधानसभा चुनाव के पहले और आम चुनावों के पहले होता है, और प्रतिवर्ष भी होता है, क्योंकि बहुत सारे नए मतदाता जुड़ते भी हैं और बहुत सारे नाम मतदाता सूची में से काटे भी जाते हैं। तो ऐसा रिवीजन बार बार होता रहता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो वर्तमान में बिहार में चल रहा है। अब ये रिवीजन जो है 3 तरह से हो सकता है। बहुत इंटेंसिव भी हो सकता है, जो बहुत गहरा, यानी पूरी की पूरी मतदाता सूची को नए रूप से निर्माण करना उसका, कुछ थोड़े से पार्ट में संक्षेप में, ब्रीफ में भी हो सकती है, और या आंशिक रूप से गहन और आंशिक रूप से संक्षेप। ये 3 तरह से जो है इसका रिवीजन हो सकता है मतदाता सूची का। अब ये रिवीजन अभी तक भारत में जो है 13 बार हुआ है। ये हम देख सकते हैं कि 1952 से लगाकर लास्ट रिवीजन हुआ है 2004 में। 13 बार अभी तक इंटेंसिव रिवीजन हुआ है। और अंतिम रिवीजन जो है पूरे देश में 2004 में हुआ था, और बिहार में अंतिम रिवीजन 2003 में हुआ था। अब इसकी शुरुआत हो गई है नए रिवीजन की, यानी अभी हम 14वें रिवीजन में चल रहे हैं इंटेंसिव रिवीजन में। उसकी शुरुआत बिहार राज्य से होती है। और हमें ये जानना ज़रूरी है कि जैसे अभी हमने चर्चा की प्रतिवर्ष रिवीजन होते हैं, उसके कारण भी मैंने बताया है, लेकिन कम से कम आम चुनाव से पहले और विधानसभा के चुनाव से पहले स्पेशल रिवीजन ज़रूर किया जाता है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है बिहार में। बिहार में क्लॉज है, एक आदेश दिया है इलेक्शन कमीशन ने कि 2003 के बाद जितने भी नए मतदाता बने हैं, उन मतदाता को जो है अपनी नागरिकता सिद्ध करनी पड़ेगी। और उस नागरिकता सिद्ध करने के क्या है प्रमाण, क्या हो सकते हैं कि उनके माता पिता की कोई पुरानी वोटर लिस्ट में नाम हो, या कोई उनके नाम ज़मीन आवंटन हो जो 2003 के पहले उनके पास हो, और या उनका कोई जाति प्रमाण पत्र हो। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है और उन्होंने कहा है कि इसके साथ साथ जो है ना, आधार और राशन को भी आपको इसमें नागरिकता सिद्ध करने के प्रमाण के रूप में आप इनको भी आपको लेना है। तो अब इनको भी इंक्लूड इसमें कर लिया गया है, इससे नागरिकता सिद्ध करना। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन के पास रिवीजन की शक्ति है। इलेक्शन कमीशन के पास रिवीजन की शक्ति 2 तरह से है। पहला संवैधानिक आधार है और दूसरा कानूनी आधार है। संवैधानिक आधार में हमारा संविधान का अनुच्छेद 324(1) जो क्या कह रहा है, मतदाता सूची की तैयारी है ना, संसद के लिए भी और विधानसभाओं के लिए भी। ये आर्टिकल 324 का क्लॉज 4 हम देख सकते हैं, जो इसका संवैधानिक आधार है। दूसरा कानूनी आधार है, यानी संसद ने 2 कानून बनाए हैं जिससे इलेक्शन कमीशन जो है मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर सकता है, रिवीजन कर सकता है। पहला जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और दूसरा मतदाता पंजीकरण नियम 1960। अब ये पुनरीक्षण क्यों होता है? ये बहुत सिंपल सी बात है, गलतियां सुधरती है। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए कुछ जोड़ा जाता है, कुछ घटाया जाता है, कुछ फर्जी नाम, फेक्स नाम होते हैं, है ना। और इन सब का ध्यान, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें एक शुद्ध मतदाता सूची का निर्माण करना होता है। यानी अगर मतदाता फेयर है, मतदाता बिल्कुल भारत का नागरिक है, तो वो जिम्मेदारी के साथ अपना वोट कास्ट करेगा, क्योंकि मतदाता से लोकतंत्र का निर्माण होता है और चुनाव के माध्यम से ही एक राष्ट्र जो है अपनी राजनीति और राष्ट्र नीति का निर्माण करता है।
लेकिन इस समय इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ऐसे समय में ये डिसीजन दिया कि चुनाव जल्दी हो रहे हैं और ये अभी समय कम है। तो कम समय में ऐसा क्यों हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि हम विद इन टाइम, जो हमने टारगेट डिसाइड किया है, ये रिवीजन कार्यक्रम हम पूरा कर लेंगे। तो इसके कारण इसका विरोध हो रहा है। विभिन्न विपक्षी पार्टियां और विभिन्न एजेंसीज जो रिफॉर्म्स के लिए, इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए काम करती है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये बिहार का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का प्रोग्राम समसामयिक हाईलाइटेड इशू है। एक इशू है भारत और चीन के मध्य वर्तमान में कैलाश मानसरोवर की यात्रा का आरंभ होना। देखिए, ये एक पॉजिटिव मूवमेंट है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है दो रास्तों से होती है, एक लिपुलेख उत्तराखंड और दूसरा सिक्किम में नाथुला मार्ग। ये दो रास्ते हैं जिससे कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। और ये भारत और चीन के मध्य जो है पिलग्रिम्स कूटनीति, डिप्लोमेसी या तीर्थ कूटनीति के नाम से जानी जा रही है। फिलहाल हमें एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखना है कि वर्तमान में भारत और चीन के बीच में एक 4 सूत्रीय फॉर्मूला है, यानी 4 विषयों पर वो लगातार चर्चा करते हैं कि जिनसे भारत और चीन के बीच में अच्छे संबंध हो, अच्छे व्यापारिक संबंध हो, दोनों डेवलप करें। इनमें जो है 4 सूत्रियों में सैनिकों की वापसी से संबंधित है, यानी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ से वापस, विभिन्न तरह के टेंशन्स को कम करना, सीमा प्रबंधन और सीमांकन। ये 4 विषय ऐसे हैं जिनके संदर्भ में भारत और चीन के मध्य लगातार बात होती है। इसको हम 4 सूत्रीय फॉर्मूला कहते हैं। और ये तीर्थ कूटनीति के माध्यम से जो है दोनों देशों के बीच में एक अच्छे संबंध वापस बन रहे हैं। ये हाईलाइटेड इश्यूज है। हालांकि जो लिपुलेख उत्तराखंड में है उसके ऊपर नेपाल ऑब्जेक्शन करता है, वो एक अलग विषय है। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय। अगला देखिए, हरियाणा के मानेसर में एक शहरी स्थानीय निकाय के अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन होता है। यानी हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है, जिसमें शहरी पंचायती राज भी है, ग्रामीण भी है, तो जो शहरी पंचायती राज हैं उनके जो अध्यक्ष हैं उनका एक सम्मेलन हो रहा है हरियाणा के मानेसर में। जिस सम्मेलन का थीम क्या है, उद्देश्य क्या है? संवैधानिक लोकतंत्र को हमें सशक्त बनाना है और राष्ट्र निर्माण में, उस लोकतंत्र को सशक्त बनाने में और राष्ट्र निर्माण में इन शहरी स्थानीय निकायों का क्या योगदान हो सकता है, इस विषय पर एक सम्मेलन हुआ है। इसके बारे में ये जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण सूचना कि हमारा जो चुनाव आयोग है, उस चुनाव आयोग को एक अधिकार होता है, उसकी एक ड्यूटी है, कार्य है, वो है चुनाव चिन्ह आवंटन। इस विषय के संदर्भ में शिवसेना 2022 में शिवसेना 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। एक तरफ एकनाथ शिंदे का गुट था, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का गुट था। तो इलेक्शन कमीशन ने जो इनका चुनाव चिन्ह था धनुष बाण, वो एकनाथ शिंदे को अलॉट कर दिया। उसका ऑब्जेक्शन उद्धव ठाकरे गुट ने किया कि नहीं, वास्तव में आधिकारिक शिवसेना हम हैं। तो ऐसी स्थिति में इलेक्शन कमीशन ने उसको मना कर दिया कि नहीं, जो नॉर्म्स हैं, जो नियम हैं, उनके आधार पर एकनाथ शिंदे का गुट जो है उसका धनुष बाण चुनाव चिन्ह है। इस फैसले के खिलाफ शिवसेना उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। यानी निर्वाचन के जो चिन्ह है उसका आवंटन का काम इलेक्शन कमीशन का है, लेकिन यदि कोई समस्या है किसी पार्टी को, किसी व्यक्ति को, तो वो उसकी अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। तो ये हमारे लिए पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एक नया इशू। इसके बाद में देखिए कॉमनवेल्थ का पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। देखिए, कॉमनवेल्थ जो है 56 देशों का संगठन है, 1949 में अस्तित्व में आता है। और ये सारे देश वो देश हैं जो कभी ब्रिटिश सरकार के उपनिवेश रहा करते थे। इनका एक सम्मेलन होता है, वो सम्मेलन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में होता है। और ये जो संगठन है इसका कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन नाम से इनका सम्मेलन हुआ है अभी फिलहाल। उस सम्मेलन में संविधान के विशेषज्ञ भी सम्मिलित है, कुछ सेलेक्टेड सांसद और विधायक
और कुछ वरिष्ठ संसदीय अधिकारी इस सम्मेलन में सहभागिता की इन्होंने। और इनका उद्देश्य यह है कि जो बदलता सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, इस परिप्रेक्ष्य में संसद को और विधानसभा की जो कार्यप्रणाली है उसको हम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाएं और बहुत ज़्यादा सुदृढ़ बनाएं। ये इस कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का लक्ष्य था, जो हिमाचल के धर्मशाला में संपन्न हुआ है हाल ही में। अगला जो हम समसामयिक विषय जिस पर हम चर्चा करते हैं वो है ट्रंप का रक्षा बजट। देखिए, अभी जो घटनाएं घटित हो रही है विश्व में, रूस यूक्रेन लगातार युद्ध चल रहा है, चाइना एक सुपर पावर के रूप में सामने आ रहा है, इसके अलावा रशिया को भी अमेरिका चैलेंज के रूप में स्वीकार करता है, इसके अलावा उत्तर कोरिया अमेरिका के सामने चैलेंज है, और इन सब के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम वो रहा ईरान का इजराइल पर आक्रमण, और उसके एयर सिक्योरिटी सिस्टम को ईरान ने भेद दिया है। तो अमेरिका इस चिंता में है कि हमें भी जो है, हमें एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करना है, या हमारे जो पुराने युद्ध के जो तौर तरीके हैं, जो पुराने हमारे अस्त्र शस्त्र है, उनको हमें रिनोवेट करना है, उनको हमें पुनर्जीवन देना है। तो उसके लिए ट्रंप ने बहुत बड़ा रक्षा बजट प्लान किया है, और वो सब इन खतरों के कारण, ईरान इजराइल युद्ध के कारण, ईरान द्वारा इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल असफल कर दिया, नष्ट कर दिया, इन सब बातों से डरकर वर्तमान इस सिनेरियो को देखकर ट्रंप ने जो है अपना एक नया एक सिस्टम डेवलप कर रहा है, विशेष रूप से एयर के संदर्भ में, जिसको वो गोल्डन डोम शील्ड के नाम से कहता है। उस सिस्टम में बहुत सारे प्रोजेक्ट है, बहुत सारे कारण है, और इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रक्षा बजट बढ़ाया है। ये भी समसामयिक विषय है, इन विषयों पर हमने चर्चा की है, और ये जितने भी जो विषय है इन पर हम थोड़ा थोड़ा निरंतर रूप से हम अध्ययन करते रहें, जिससे जो भी टॉपिक्स ऐसे हैं उन पे हमारी मास्टरी हो जाए और हम उनसे हर तरह के प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो जाए। और आने वाली सीरीज़ में हम क्वाड है, संघाई सहयोग संगठन है, और ब्रिक्स है, ये जितने भी समसामयिक विषय वर्तमान में जो लाइमलाइट में हैं उन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।